नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम सेहतनामा में, जहां पर हम बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। सिगरेट का धुआं हो या गुटखे की लत, तंबाकू का हर रूप शरीर के लिए जहर से कम नहीं है। कई लोगों के मन में ये बात भी जरूर आती होगी कि स्मोकिंग करना ज्यादा खतरनाक है या तंबाकू चबाना। एक्सपर्ट की माने तो दोनों ही जानलेवा हैं, लेकिन इनके खतरे अलग अलग तरीकों से शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तंबाकू एक ऐसा धीमा जहर है जो न केवल इंसान की जिंदगी को अंदर से खोखला कर देता है, बल्कि कई अंगों को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। तंबाकू के सेवन से हर साल दुनिया भर में लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। धूम्रपान हो या गुटखा, खैनी, इसके सेवन से शरीर के लगभग हर हिस्से को नुकसान पहुंचता है। तंबाकू के सेवन, विशेषकर स्मोकिंग यानी धूम्रपान करने से फेफड़ों को गंभीर नुकसान होता है। ये फेफड़ों की बीमारियों का मुख्य कारण है। जो भी लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, वही तंबाकू किस तरह शरीर को बीमार करता है, इस बारे में डॉक्टर से जानते हैं आज इसी पर करेंगे बातचीत कि ये तंबाकू किस तरह से नुकसानदायक है, किस तरह के कैंसर को जन्म देता है, किस तरह के लक्षण हैं, ये तमाम चीजें आज हम बात करेंगे। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रायपुर के NHMMI नारायण हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर सिद्धार्थ तुरकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। डॉक्टर सिद्धार्थ, सबसे पहले हम बात करेंगे तंबाकू के सेवन को लेकर कि तंबाकू सेवन से कौन से कैंसर हो सकते हैं, कितने प्रकार के कैंसर को ये तंबाकू जन्म देता है। जी देखिए, तंबाकू जो है बहुत सारे कैंसर, 16 प्रकार के विभिन्न कैंसरों के लिए इसका रिस्क बढ़ता है इस कैंसर के कारण। और ऐसा देखा गया है कि मुंह का कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, ईसोफेगस या फूड पाइप का कैंसर और ब्लैडर का कैंसर, इसके केसेस जो है ये डायरेक्टली लिंक है तंबाकू के सेवन या उसके उपयोग से। साथ ही में जो दूसरे प्रकार के कैंसर है, जैसे पैंक्रियाटिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इन सब का भी जो रिस्क है वो तंबाकू के वजह से काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाता है। और अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में मुंह का कैंसर, खासकर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि गुटखा और जो हम ओरल फॉर्म में तंबाकू लेते हैं लोग, उसके कारण जो मुंह का कैंसर है ये बहुत प्रमुख कारण है कैंसर का और कैंसर से होने वाली मृत्यु का। और इसके 90% केस जो होते हैं वो सिर्फ तंबाकू के कारण ही होते हैं। ओके डॉक्टर सिद्धार्थ, तंबाकू सेवन करने के कितने समय के बाद ये पता चलता कि कैंसर का खतरा हो सकता है? जी, तंबाकू का सेवन जो भी करता है तो तंबाकू के सेवन के साथ ही उसका रिस्क जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। बेसिकली तंबाकू में इतने सारे केमिकल्स होते हैं, इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब कैंसर को कॉज करने के लिए कारक होते हैं। और ये सारी चीजें जो होती है ये बॉडी के सेल्स के DNA को डैमेज कर रही होती है। और धीरे धीरे इस डैमेज के बढ़ने के कारण एक दिन सेल्स कंप्लीटली तब्दील हो जाती है कैंसर में। तो जनरली इसका रिस्क तो है, ये मोमेंट जब आप ये चीज स्टार्ट करते हैं उसके साथ ये बढ़ना शुरू हो जाता है। और कम से कम 5 से 10 साल में ये रिस्क इतना ज्यादा सब्सटेंशियल रहता है कि बहुत सारे कैंसर जो है इसके बाद आपका रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके और कहते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ कि ये तंबाकू धीमा जहर है और शरीर को अंदर से खोखला कर देता है, पूरी तरह से बर्बाद कर देता है एक समय के बाद। क्या हर व्यक्ति जो तंबाकू या उससे जुड़े पदार्थों का सेवन करता है उसे कैंसर हो सकता है? देखिए, इसमें कैंसर जो है, तंबाकू ना सिर्फ कैंसर कॉज करता है बल्कि बहुत सारी दूसरी बीमारियों का भी रिस्क बढ़ाता है, जैसे कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है, पैरालिसिस का रिस्क बढ़ाता है। बहुत सारे वस्कुलर इवेंट्स भी इसके कारण जो है ये बॉडी में हो सकते हैं, है ना। तो तंबाकू ऐसा बहुत ही धीमा जहर है और ये बॉडी को सच में बहुत सारे लेवल पे खराब करता है। अब कैंसर क्या हर किसी को हो सकता है? जिसमें बात करूंगा कि तंबाकू के खाने के कारण जो कैंसर का रिस्क है ये काफी ज्यादा हद तक एक नॉर्मल आदमी में जितना रिस्क होता है उसके कंपैरिजन में 80-90% ये रिस्क जो है ये तंबाकू सेवन करने वालों में इसका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
अब हम जब कैंसर की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे जोखिम है, और उसमें जो सबसे प्रमुख जोखिम है उसमें तंबाकू या अल्कोहल का सेवन जो है ये बहुत ज्यादा प्रमुख कारण है। अगर हम हमारे देश के आंकड़ों को ही देखेंगे अगर आप, तो जो सबसे कॉमन कैंसर है जिसमें लंग कैंसर आता है और मुंह का कैंसर आता है, जो कि करीबन 30 से 40% केस के लिए कारक है, इन कैंसरों के लिए तंबाकू 90% केसेस के लिए तंबाकू ही जिम्मेदार होता है। तो ये बिल्कुल एक धीमा जहर है, और इसकी आदत जितनी कम लगे लोगों को और इसका जितना हम अवॉइड कर सके उतना ही हमारे शरीर के लिए बेहतर है। डॉक्टर सिद्धार्थ कहते हैं कि तंबाकू खाने, जैसे कि गुटखा के साथ, खैनी के साथ जो तंबाकू खाते हैं वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है, और ऐसे में मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा होता है ऐसे लोगों में। गाल में धब्बे पड़ जाते हैं, वहां पर छाला पड़ जाता है, वो नासूर बन जाता है, वो कभी ठीक नहीं होता, फिर वो कैंसर का रूप ले लेता है। लेकिन ऐसे में डॉक्टर सिद्धार्थ, जो नहीं करते हैं तंबाकू का सेवन, उन्हें भी क्यों इस प्रकार के कैंसर होते हैं? जी देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि तंबाकू के कारण रिस्क बढ़ जाता है। हाँ। तो एक इनहेरेंट रिस्क हर किसी में होता है। हाँ। अगर हम एक आम इंसान देखें तो उसको भी एज के साथ और बहुत सारे उसके दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ उसका जो रिस्क होता है कैंसर का, ये बढ़ने लग जाता है। तो बेसिकली तंबाकू इसमें आग में घी का काम करता है। जैसे आप एक मुहावरा बोलेंगे कि आग में घी का काम करता है, कि जो आग को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो हमारे हाथ में ये है कि हम लगभग सारे रिस्क फैक्टर्स को तो कम नहीं कर सकते, जैसे कि हम ना आयु बढ़ना हम नहीं रोक सकते, कुछ चीजों के हमारे कंट्रोल में नहीं है। किसी का आनुवंशिकता क्या है, उसका क्या जेनेटिक मेकअप है, कुछ लोगों में एक इनहेरेंट रिस्क होता है जन्म के साथ, तो ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है। लेकिन जो हर इंसान के कंट्रोल में वो ये है कि वो अपनी जीवन शैली को बदले। तंबाकू जो एक बहुत खतरनाक जहर है, इसका सेवन जितना हो सके उतना कम करें। साथ ही में जो एक अच्छी लाइफस्टाइल है, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना या सही तरीके का फूड खाना, रिफाइंड फूड से दूर रहना, हाई फाइबर डाइट खाना, तो ये सारी चीजें करके हम कैंसर के रिस्क को कम जरूर कर सकते हैं। पूरी तरह खत्म भले ना कर सके, लेकिन इसके रिस्क को हम काफी ज्यादा हद तक कम कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ, जैसे कि नियंत्रण की बात कही जाती है, जो लोग खाते हैं उन्हें जागरूक किया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि जो लोग तंबाकू सेवन कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा घातक हो सकती है। ये सोचने के बाद, जानने के बाद कुछ व्यक्ति तंबाकू छोड़ देते हैं, लेकिन तंबाकू छोड़ने के बाद भी क्यों उस व्यक्ति को कैंसर हो जाता है? क्योंकि कई केस ऐसे देखने को मिला है, जो व्यक्ति पहले तंबाकू खाता था, उसने काफी समय पहले तंबाकू छोड़ दी, लेकिन काफी टाइम के बाद उसे कैंसर हो गया। ऐसा क्यों होता है? देखिए कैसा है, तंबाकू का और कैंसर का जो रिलेशन है, मैंने जैसे बताया कि 5 से 10 साल में धीरे धीरे इसका रिस्क बढ़ने लग जाता है। ये तंबाकू और उसके अंदर जो कार्सिनोजेंस होते हैं, बेसिकली हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके डीएनए को डैमेज कर रहे होते हैं। तो ये डैमेज और ये जो मल्टीपल इंजुरीज है, जब ये बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है तो कैंसर का फॉर्म ले लेती है। अब जब कोई इंसान तंबाकू का सेवन करना रोक देता है तो उसका रिस्क बेशक कम हो जाता है, लेकिन एक आम इंसान से उनका रिस्क हमेशा ज्यादा ही होता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो लोग तंबाकू का सेवन को छोड़ के 10-15 साल हो चुके, उनमें जो उनका रिस्क है वो एक इंसान जो कंटिन्यूअसली तंबाकू ले रहा है उससे 70 से 80% तक उसका रिस्क जो होता है कम हो जाता है। ये जीरो भले नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने तंबाकू जैसी चीजों का सेवन शुरू किया है तो कुछ ना कुछ तो रिस्क आपका नॉर्मल इंसान से ज्यादा ही रहने वाला है। अगर जैसे कि आपने कहा कि 5 से 10 साल, अगर इसकी पूर्ति करना है कि कैंसर ना हो, अन्य बीमारियां ना हो, उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है सर? देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको आप पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। तो हम ये कभी नहीं बोल सकते कि कैंसर हो ही नहीं सकता। हाँ। हम इसके नंबर्स को घटा सकते हैं कि जितने लोगों में हो रहा है इस खतरे को हम को कम कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे बताया कि कैंसर को होने के बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हाँ। हमारे बॉडी में अलग अलग इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स के कारण वो जो इंजुरीज हैं वो एक्यूमुलेट होती ही है। कुछ लोगों में इसकी जो शक्यता है वो ज्यादा होती है, जिनके जेनेटिक मेकअप उस टाइप से होते हैं कि उनमें कुछ रिपेयर मैकेनिज्म में डिफेक्ट होता है। तो ऐसे लोगों में कैंसर बिना किसी और खतरे के भी बढ़ रहा होता है।
लेकिन जी। जब हम अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि हम तंबाकू जो लोग नहीं खा रहे हैं, हाँ। या जो लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में जो उनका इनहेरेंट रिस्क है, उससे रिस्क जो है वो कम हो जाता है। अब 100% इसमें कम होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर 70-80% भी अगर आपका रिस्क रिड्यूस हो रहा है तो काफी सारी जानें उसके लिए बचाई जा सकती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर घर का कोई व्यक्ति तंबाकू का उपयोग यानी सेवन करता है तो महिलाओं और बच्चों में कैंसर का कितना खतरा बढ़ जाता है? देखिए, ऐसा देखा गया है कि जो पैसिव स्मोकिंग होती है, पैसिव स्मोकिंग मतलब कोई एक इंसान स्मोक कर रहा है और उसका धुआं जो है वो दूसरे को इनहेल करना पड़ रहा है, तो इसे हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, क्योंकि जो दूसरा इंसान है वो एक्टिवली स्मोक नहीं कर रहा है। तो ऐसा देखा गया है कि जो ये पैसिव स्मोक है, इसमें भी काफी सारे कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं, और जब एक नॉर्मल इंसान ऐसे स्मोक को इनहेल करता है तो उसके फेफड़ों को कुछ इंजुरी होती है, जिसके कारण उसका भी कैंसर का रिस्क जो है वो 20 से 30% तक बढ़ सकता है, अगर वो कंटिन्यूअसली ऐसे धुएं के प्रभाव में रह रहा है। तो ये जानना सब लोगों का जरूरी है कि स्मोकिंग करने वाले के अलावा जो स्मोकिंग के आसपास जो लोग रहते हैं, उनका भी कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। और इसी के तहत जो गवर्नमेंट का कोप्टा एक्ट है, COTPA एक्ट है, उसके तहत यही बताया गया है कि कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। साथ ही में स्कूल और कॉलेजेस के 100 मीटर के डिस्टेंस पे कोई भी तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट की बिक्री करने पे भी मनाही है। ऐसे ही काफी सारे एक्शंस जो है गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं ताकि तंबाकू के यूसेज को कम से कम किया जा सके। ओके। जैसे कि आपने कोर्ट एक्ट का जिक्र किया, तो यहाँ पर कुछ और नियंत्रण जैसे भारत सरकार की ओर से नियम बनाए गए हैं, 2003 से ये नियम कानून है, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे कि एक चीज़ इसमें ये देखने को मिलती है डॉक्टर सिद्धार्थ कि कोई विज्ञापन है तो उसमें चेतावनी ज़रूरी होगी, सिगरेट के पैकेट में या गुट के पैकेट में चेतावनी ज़रूर होती है, तम्बाकू नहीं बेच सकते उस पर प्रतिबंध है, क्योंकि ये कानून कुछ राज्यों में अलग अलग देखने को मिलते हैं। क्या उसके बारे में आप विस्तार से बता सकते हैं? जी, ये सारे कानून जो है आप काफी हद तक इम्प्लीमेंटेड है। आपने बहुत सारे गवर्नमेंट लेड एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा। साथ ही में हर सिगरेट के पैकेट में एक फोटो होती है जिसमें कैंसर के मरीज की फोटो होती है। तंबाकू का कोई पैकेट है तो उसमें भी ये फोटो लगी होती है। तो ये सारे उसी एक्ट के अनुसार है। साथ ही में जो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट है टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट की, वो कोई नहीं कर सकता है। हालांकि बहुत सारी कंपनीज उसके लिए सरोगेट एड्स का माध्यम लेती हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके इस चीजों को गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। अब थोड़े बहुत ऊपर नीचे हर स्टेट्स में अलग अलग है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा भी इस चीज को कोशिश की जा रही है कि जितना ज्यादा तंबाकू का सेवन कम हो सके उतना ज्यादा लोगों की सेहत बेहतर हो पाएंगी। जितनी ज्यादा सेहत बेहतर हो पाएंगी वो लोग प्रोडक्टिव रह पाएंगे। जितना ज्यादा प्रोडक्टिव रह पाएंगे उतना ज्यादा देश का विकास हो सकता है। साथ ही में अगर उनके जो हेल्थ केयर के ऊपर का जो बर्डन होता है वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, तो वो भी जो बोझ है वो गवर्नमेंट पर से कम होता है। तो यही सारी चीजों को देखते हुए ये देखा गया है कि हम जितना ज्यादा इसका अवेयरनेस बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इससे होने वाली जो मौतें हैं, आपने जैसे शुरुआत में ही कहा कि लाखों लोग, कम से कम 8 या 9 लाख हर साल तंबाकू से होने वाली डिसीजेस के कारण लोगों की डेथ हो जाती है। तो अगर हम इस नंबर्स को रिड्यूस कर पाते हैं तो देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। साथ ही में जो सरकार पे आने वाला हेल्थ केयर के ऊपर जो एक्सपेंडिचर का लोड है वो भी काफी कम किया जा सकता है। ओके। डॉक्टर सिद्धार्थ, तंबाकू से होने वाले कैंसर के जो अलार्मिंग सिचुएशन है, कैसे पहचाना जा सकता है कि उसे कैंसर हो रहा है? ऐसी कौन कौन सी चीजें, लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं? देखिए, मैंने जैसे बताया कि तंबाकू के कारण कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। मुंह का कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, इसोफेगस का कैंसर हो सकता है, स्टमक का कैंसर हो सकता है। तो हर कैंसर का पर्टिकुलर उसके लक्षण होते हैं। अब ये लक्षण हर केसेस में आपको जल्दी पता लग जाए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं लंग कैंसर की बात करूं तो कॉमन होते हैं बॉडी में जो रिजर्व होता है उसके कारण इसके सारे सिम्टम्स आपको अर्ली स्टेजेस में पता लग जाए ये जरूरी नहीं है। ओके। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे हैं, जैसे कि मुंह का कैंसर है। मुंह के कैंसर में ऐसा कोई छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, जो ब्लीड हो रहा है, जो सख्त महसूस होता है,
और काफी महीनों से वो ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। साथ ही में कई बार आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनका मुंह पूरी तरह खुलता नहीं है, और इस हद तक लोगों का मुंह हो जाता है कि कई बार उनके लिए कुछ भी चीज चबा के खाना तक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दांतों के बीच में लगभग गैप जो है वो खुलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों में, क्योंकि ऑलरेडी कैंसर भले ना हुआ हो, लेकिन उनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है, जो बक्कल म्यूकोसा की लाइनिंग है, वो ऑलरेडी फाइब्रोज हो चुकी है। तो ऐसे लोगों में कैंसर का रिस्क जो होता है वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा हुआ होता है। तो ऐसे में अगर कोई भी छाला हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उनको रेगुलर फॉलोअप में और स्क्रीनिंग में रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब जब मैं इसोफेगस या स्टमक कैंसर की बात करता हूं, तो इसमें कॉमन लक्षण ये होता है कि कई बार लोगों को खाना खाने के बाद वो नीचे नहीं उतर रहा होता है ना, तो उनको खाना खाने में डिफिकल्टी हो रही होती है, या फिर खाना खाने के कुछ देर बाद उनको उल्टी हो जाया कर रही है, क्योंकि एक ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे क्रिएट हो रहा है। तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं इसोफेगस या स्टमक कैंसर के। जब हम लंग कैंसर की बात करते हैं, तो लंग कैंसर के कारण खांसी हो सकती है, छाती में दर्द होना, है ना, और वजन का कम होना, तो इस प्रकार के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। हालांकि लंग कैंसर में जनरली सिम्टम्स एडवांस स्टेजेस में ही आते हैं, अर्ली स्टेजेस में इसके कोई खास सिम्टम्स नहीं होते हैं। और जनरली जो लोग स्मोक करते हैं उनमें लंग्स जो है वो कैंसर होने के पहले ही काफी कुछ डैमेज हो चुका रहता है। तो कई बार इन लोगों में दमे की तकलीफ या चलने में सांस फूलना, ये सारी तकलीफें ऑलरेडी हो रही होती है बैकग्राउंड में। और इन सारी तकलीफों के कारण जब कैंसर डायग्नोस होता है तो उसको ट्रीट करना भी डॉक्टर के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनको एडिशनल कैंसर के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हो रही होती है। जब हम पेशाब की थैली की कैंसर की बात करते हैं, तो कई बार पेशाब में खून आना या महीने की जगह से खून आना सर्वाइकल कैंसर की पॉसिबिलिटी को जताता है। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कांटेक्ट करके इसकी जांच कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि जितना जल्दी हो सके आपको बीमारी का पता लगे और आप टाइमली ट्रीटमेंट करा सके, इसके पहले कि कैंसर जो है आपकी बॉडी को पूरी तरह कमजोर कर दे या दूसरे एरिया में भी फैल जाए। लोगों को ये जानना भी यहाँ पर जरूरी है कि तंबाकू खाने से केवल कैंसर नहीं होता, शरीर में कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, उसमें से एक बीमारी क्या हो सकती है, स्ट्रोक यानी कि लकवा की। आप थोड़ा इस चीज को आप बताइए कि जो तंबाकू खाते हैं वो कितना ज्यादा हानिकारक, स्ट्रोक पेशेंट यानी कि जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, जिन्हें लकवा होता है, वो कितनी ज्यादा घातक हो सकती है। तो देखिए, स्ट्रोक या फिर हम लकवा जो है, कई बार लोगों को ऑलरेडी आम भाषा में ये चीज पता है कि पैरालिसिस हो जाता है ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि बॉडी के जो वेसल्स होते हैं जो ब्लड कैरी करके, इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ चूंकि दर्शक भी जुड़ रहे हैं, हमने आपका नंबर भी दिया हुआ है, जो लोग सीधे आपसे बात कर सकते हैं। किसी की भी कोई भी समस्या है वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है और अपना जो भी सवाल है वो पूछ सकता है। ऐसे में हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, पूछिए आपका क्या सवाल है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल है कि जो तंबाकू में पहले खाता था, तो मैं निकोटेक के माध्यम से छोड़ दिया हूँ, कैसे डिप्रेशन में होता है सर? डिप्रेशन? निकोटेक का मैं सेवन करता था सर, इसमें क्या डिप्रेशन का भी संभावना है? ओके डॉक्टर सिद्धार्थ, एक दर्शक है, उनका सवाल है, तंबाकू का सेवन करते थे, डिप्रेशन की क्या संभावना है, डिप्रेशन हो सकता है? जी, मैंने जैसे बताया कि तंबाकू जो है ये एडिक्टिव होता है, मतलब इसके कारण एक आदत लग जाती है लोगों को उस चीज को खाने की। तो एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी होता है कि उस चीज को खाना ही है। दूसरी बात, बॉडी में भी काफी सारे, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो बॉडी को उस चीज के लिए उस पे डिपेंडेंट बना देते हैं, और ये चीज जब आप सडनली विड्रॉ करते हैं तो कई लोगों को उस चीज को सहन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण काफी सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो तंबाकू जैसी चीजों को छोड़ने के लिए, इसलिए कई बार ये चीज छोड़ना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक बार जो शुरू कर देता है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप ऐसी सारी चीजों से जितना दूर रह सके शुरुआत में उतना दूर रहिए, ताकि इसकी लत आपको ना लगे। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई इस चीज का ऑलरेडी सेवन कर रहा है, काफी सालों से कर रहा है, लेकिन अब वो जागरूक हो गया है कि उसको वो चीज को छोड़नी है ताकि अपने परिवार के कैंसर के रिस्क को या दूसरी बीमारियों के रिस्क को कम कर सके, साथ ही में अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करके अपने परिवार को एक
पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सके, तो ऐसे के लिए वो डॉक्टरी सलाह ले सकता है, कई बार साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकता है, ताकि ये जो लत हो रही है उसको या डिप्रेशन हो रहा है उसको, उस चीज को कैसे काउंटरैक्ट करना है। इसके काफी सारे काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पे सलाह दी जाती है, उस चीज के लिए मोटिवेट किया जाता है, उस चीज को कोप कैसे करना है, ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे कोप करना है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये आप अगर इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको बेशक हमारे रायपुर में भी ऐसे काफी सारे सेंटर्स हैं जो आपको पता लग जाएंगे। ठीक है। साथ ही में कुछ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होता है जो इसके बॉडी का जो फिजिकल डिपेंडेंस हो गया, मैंने एक चीज बोला कि एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है कि आपको लगता है कि आपको उसकी जरूरत है, और दूसरा होता है कि बॉडी एक्चुअली फिजिकली उस पर डिपेंडेंट हो चुकी है। तो उसको हटाने के लिए तो जो कंपाउंड होता है निकोटीन, उसके पैचेस आते हैं, उसके गम्स आते हैं, तो ये भी आप डॉक्टर के सुपरविजन में अगर आप इसका सेवन करके इसके माध्यम से भी तंबाकू को छोड़ने की जो कोशिश है उसको सफल तरीके से पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप अगर तंबाकू खाते हैं और आपको लग रहा है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए मदद मौजूद है, और उस मदद का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को इस बीमारी से निजात दिया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये ओम प्रकाश जी का सवाल था। और डॉक्टर सिद्धार्थ वापस लौटते हैं, जो हम चर्चा कर रहे थे स्ट्रोक को लेकर, स्ट्रोक पेशेंट को लेकर कितना ज्यादा घातक हो सकता है उसको लेकर आप जवाब दे रहे थे। जी हाँ, तो स्ट्रोक का मैंने आपको जैसे बताया कि बेसिकली तंबाकू के कारण जो बॉडी के ब्लड वेसल्स होते हैं, वो हार्ट के ब्लड वेसल ले लो या ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन कर रहे हैं, तो ये जो वेसल्स होते हैं ये समय के साथ साथ ना बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं, और कई बार उनमें कुछ प्लाक डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, और सिगरेट्स के कारण ये इंजुरी जो होती है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है। तो ऐसे में ये ब्लड वेसल कभी भी ब्लॉक हो सकते हैं, जिसके ब्लॉक होने के कारण सडनली ब्रेन में अगर सर्कुलेशन नहीं होगा तो बॉडी जो भी बॉडी पार्ट उसको ब्रेन द्वारा संचालित हो रहा है उस पार्ट में लकवा लगने की प्रॉब्लम होती है। तो कुछ केसेस में लोगों को कंप्लीटली वो जो ऑर्गन है या जैसे हाथ है पैर है वो हिलाना मुश्किल हो जाता है। कुछ केसेस में अगर कोई ब्लड वेसल फट गई है तो ऐसे केसेस में कई बार मृत्यु होने की भी चांसेस होते हैं। तो ये भी काफी गंभीर प्रकार की बीमारी है। ठीक है, जो तंबाकू के कारण जिसका खतरा जो है ये काफी बढ़ जाता है। डॉक्टर सिद्धार्थ, सर्जरी से क्या पूरा इलाज संभव है? और साथ में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कीमोथेरेपी कब दी जा सकती है? देखिए, ये डिपेंड करता है किसी भी कैंसर में कि बीमारी कितनी फैली हुई है। तो किसी भी बीमारी का जब हमें पता लगता है या उसके लक्षण मिलते हैं, मरीज हमारे पास आता है, तो सबसे पहले इसको कंफर्म किया जाता है कि ये क्या कैंसर ही है या कुछ और है। तो कैंसर को कंफर्म करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हम उसमें से एक टुकड़ा निकाल के उसकी बायोप्सी भेजते हैं। तो बायोप्सी का मतलब ये होता है कि उस जहां पे भी गड्ढा नहीं है वहां से एक छोटे से टुकड़े को निकाल के उसको माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता है। अगर उसमें कैंसर के फीचर्स दिख रहे हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि कैंसर की बीमारी तो है। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है उसमें ये देखा जाता है कि बीमारी है तो कहाँ कहाँ फैली हुई है, जिसके लिए हम जनरली सीटी स्कैन या पेट स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। अगर बीमारी बहुत छोटी है, कहीं और नहीं फैली है, और बॉडी का ओवरऑल फिटनेस बहुत अच्छा है, वो सर्जरी अंडरगो कर सकता है, तो ऐसे में सर्जरी जो है ये काफी अच्छी मोडालिटी रहती है जिसके द्वारा ट्रीटमेंट जो है ऑलमोस्ट पूरी तरह कंप्लीट किया जा सकता है। तो जैसे मैं मुंह के कैंसर की बात करता हूँ, उसमें छाला आया है इनिशियल स्टेज में, कहीं और नहीं फैला है, तो ऐसे केसेस में सर्जरी अपने आप में कंप्लीट ट्रीटमेंट बन जाती है। जब बीमारी थोड़ी बढ़ चुकी है, वो आजू बाजू के लिम्फ नोड्स में पहुंच चुकी है या कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व कर रही है जिसके कारण इसके वापस आने का खतरा बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में सर्जरी के बाद हम रेडिएशन को भी ऐड करते हैं। कुछ केसेस में जहां बीमारी इतनी बड़ी है कि या तो सर्जरी की ही नहीं जा सकती या की जा सकती है तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर निकाला जा रहा है, या बीमारी में काफी ज्यादा रिस्क है कि बीमारी वापस आ सकती है, तो ऐसे केसेस में रेडिएशन के साथ साथ कीमोथेरेपी को भी ऐड किया जा सकता है। ये मैं पर्टिकुलरली आपको मुंह के कैंसर के बारे में बता रहा हूँ। अब हर कैंसर का ट्रीटमेंट अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे हम लंग कैंसर की बात करते हैं तो इसमें काफी सारे केसेस 75 से 80% केसेस जो है एडवांस स्टेजेस में ही मिलते हैं। तो यहाँ पे लगभग हर केस को हमको कंट्रोल करके ट्रीट करना होता है जी। तो यहाँ पे कीमोथेरेपी की भूमिका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है। कीमोथेरेपी के अलावा
मैं ये बताना चाहूंगा कि लंग कैंसर जैसी बीमारी और भी बहुत सारे कैंसर्स में बहुत सारे टारगेटेड ट्रीटमेंट या इम्यूनोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आ चुकी है। डॉक्टर सिद्धार्थ, तो ये दवाइयों के द्वारा बीमारी को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल सर, एमएमआई में कैंसर के मरीज को और क्या लाभ मिलता है? जी, एमएमआई हॉस्पिटल ये कॉम्प्रेहेंसिव केयर सेंटर है और यहाँ पे कैंसर के मरीजों के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि यहाँ पे सर्जरी पॉसिबल है, यहाँ पे रेडिएशन की मशीन है जो लेटेस्ट मशीन है ट्रू बीम की, जो सबसे प्रिसाइजली रेडिएशन डिलीवर कर सकती है, वो मशीन यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पे कीमोथेरेपी और कीमोथेरेपी से जुड़ी सारी सुविधा है, जैसे कि टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स का ट्रीटमेंट, पैलेटिव केयर, ये सारी चीजों की सुविधा बहुत ज्यादा मौजूद है। अब क्योंकि कैंसर बहुत बार ऐसी बीमारी है जो कि ओल्ड एज में होती है या फिर कई बार उनको और भी बीमारियां होती है, तो एक मल्टी स्पेशलिटी बैकअप भी है, ताकि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है और हमें दूसरी स्पेशलिटी की भी जरूरत पड़ रही है तो वो कंप्लीटली यहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है। क्योंकि फिलहाल रायपुर में हमारे सेंटर के अलावा बहुत कम सेंटर्स में मौजूद है। ओके डॉक्टर सिद्धार्थ, बहुत धन्यवाद आपका, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में ज़रूरी है कि तम्बाकू कहें नो, क्योंकि तम्बाकू जानलेवा है, आपकी हेल्थ पर, आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है और इससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।